हेलो स्टूडेंट्स। आज ये रिकॉर्डेड वीडियो ये फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए में अपन कवर कर रहे हैं चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू ICAI स्टडी मटेरियल विच इज़ सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन। चैप्टर में सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन टॉपिक्स हैं, जिसमें से अभी इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपके लिए सेट्स का रिवीजन करा रहा हूँ। सेट्स नाम का टॉपिक जो है ये एक बहुत ही सरल सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन तो अप्रॉक्स आते ही है हर बार, कभी तीन भी आ सकते हैं, बट मिनिमम दो का वेटेज तो सेट्स नाम के टॉपिक से है ही है। तो ये सेट जो होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप है। बट उस एलिमेंट्स जिनका ये ग्रुप होता है उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हुए होने चाहिए। और एलिमेंट्स ऐसे कुछ होने चाहिए जिनको देख करके उनकी प्रॉपर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई जा सके। जैसे मैं कुछ बेसिक बातें सेट्स के बारे में बता दूं कि जनरली सेट्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर A B या C या D से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसके अलावा भी स्मॉल लेटर या कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करे, बट मैंने कहा जनरली कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई से, सेट फाई इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू, ऐसा भी बोला जा सकता है। और सेट हमेशा करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये फिक्स है। यहाँ पर जनरली नहीं, यहाँ पर हमेशा कैपिटल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है। सेट के अंदर जैसे कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं, तो सपोज मैं लिख देता हूँ इसमें 1 2 3 5 तरीके से। तो अगर मान लीजिए मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ, सपोज 1 2 3 4 लिख दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 नाम का जो ये कुछ एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, इनको कॉमा लगा लगा के लिखते हैं सेट के अंदर। और ये एक पर्टिकुलर सेट इसलिए है कि इसकी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन बनाई जा सकती है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी के एलिमेंट हैं। दे आर द फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स, तो आप इसे कह सकते हैं सेट ऑफ द फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स। या और भी कुछ डेफिनेशन बना सकते हैं आप, द सेट ऑफ द होल नंबर बिटवीन 0 एंड 5। बिटवीन मैंने कहा तो 0 एंड 5 मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, 0 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 1 2 3 4 आ रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए एक सेट है हमारे पास AEIOU, तो ये भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक सेट है। इसमें आप बोल सकते हैं दिस सेट इज सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं और सेट की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अगर कोई बहुत रैंडम तरीके से सेट बनाया जाए तो हम उसे सेट नहीं कहते। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट बना देता हूँ, इसमें मैं भी लिख देता हूँ वॉच, फिर मैं लिख देता हूँ पेन, फिर मैं लिख देता हूँ शूज़, फिर मैं लिख देता हूँ 5, फिर मैं लिख देता हूँ X, फिर मैं लिख देता हूँ -3, फिर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई ये बना दिया जाए, तो आप बताइए ये इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो उनकी कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती है। तो आप इसे कहेंगे कि ये सेट नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम रैंडमली वैल्यूज़ और रैंडम एलिमेंट्स बोल, ये सेट नहीं कहलाता। आप इसे अब दिखाने के लिए भले ही करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दें, बट सेट के लिए हम बिल्कुल फिक्स ये मान के चलते हैं कि एक ही कैटेगरी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन बनाई जा सकती है। तो ये जो सेट होता है ना, इसमें जो करली ब्रैकेट के फॉर्म में जब आप सेट को लिखते हैं ऐसे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के, तो आप इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म या ब्रासेस फॉर्म। ब्रैकेट वर्ड से बना है। और अगर हम किसी सेट के लिए कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ के हम उस सेट के एलिमेंट्स को बता सकते हैं। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। अगर ये मैं सेंटेंस बना दूं तो सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल वर्ड को सुन करके आप सेट बना सकते हो। तो वो सेंटेंस वाला जो फॉर्म होगा उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसको कहलाते हैं उसका कार्डिनल नंबर। जैसे सेट ए है तो मैं लिखूंगा एन ए का मीनिंग होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है। एन फॉर द नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो एन ए इज इक्वल टू 4 लिखे। अगर मैं बोलता हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 5, तो इस सेट 5 के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो आप इसे लिखेंगे
यानी n फाइव इक्वल टू 5। अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल यही a और 5 ही चलेगा, तो अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप उसे कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। अगर किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऑब्वियसली फाइनाइट सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट नंबर्स होंगे, दैट इज़ उनका कार्डिनल नंबर कुछ डिफाइन किया जा सकता है कि फलाने सेट का कार्डिनल नंबर 4 है या 5, 6 है या 10 है, या हज़ार लाख करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही माना जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं अगर कह सकता हूँ, इफ सेट ए इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ए इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर भाई कहाँ से कहाँ तक हो? रियल नंबर तो निगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा? ये तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा। इसमें एलिमेंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, आप एलिमेंट भरते जाइए, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर भी इनफाइनाइट ही मान के चलेंगे। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज होते हैं सेट के लिए, जैसे सेट में लिखा रहेगा सपोज एक एक सेट है जिसके अंदर मात्र एक ही एलिमेंट है। सपोज एक एलिमेंट है 2, तो इसमें कहा जाएगा कि एक अगर किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है तो उसे एक नाम दिया जाता है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगलटन सिंगल वर्ड से बना है जिसमें एक एलिमेंट हो। अब एक बात इसमें आती है कि अभी जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है सेट है इक्वल टू 2, एलिमेंट 2 है सेट के अंदर, तो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्या इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है? तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि आपको ये रोस्टर फॉर्म दे दिया जाएगा और ये रोस्टर फॉर्म देने के बाद बोला जाएगा कि भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होगा। चार ऑप्शन में चार सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिए जाएंगे, आपको द बेस्ट सुटेबल आंसर जो उस ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना रहेगा। जैसे एक लिखा है ओनली 2, तो इसका एक बहुत बढ़िया सा सेट बिल्डर फॉर्म मैं बता सकता हूँ। द सेट ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर ये वर्ड लगा दूँ इवन प्राइम नंबर, तो आपको दिख रहा है कि दुनिया में जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं, केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से ही होता है, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर 3 है, अगला प्राइम नंबर 5 है, उसके बाद और प्राइम नंबर है 7, और इस तरीके से प्राइम नंबर। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एक्चुअली। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं आपको उल्टा काम करने बोलता, मैं बोलता एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें इवन प्राइम नंबर, तो एक ही एलिमेंट आता, तो ये सिंगलटन सेट है। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सिंगलटन सेट आपने समझ गए। अगला है उसके बाद एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है, इसका नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी सेट और नल सेट, इस या वॉइड सेट, एक और नाम है वॉइड सेट या नल सेट। तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं। यानी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब आप मत कहना सर यहाँ पर कुछ लिखेंगे ज़ीरो लिख देते हैं, नहीं, अगर ज़ीरो लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज़ ज़ीरो। तो ध्यान रखिएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट ज़ीरो नहीं लिखना है, केवल करली ब्रैकेट। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ऐसा फाई लिख देते। अब आप ये नहीं कहना कि सर फाई तो ऊपर भी लिखा था आपने, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे थे। वो तो क्वेश्चन देने वाले की मर्जी है कि वो किसी भी सेट को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। बट अगर केवल फाई लिखा हुआ है तो आप उसे तुरंत समझ जाइएगा कि ये नल सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें दोनों काम मत करिएगा। नल सेट के लिए आप ऐसा करली ब्रैकेट बना करके अंदर फाई मत लिखिए। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज फाइव। ये गलत नोटेशन है, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको केवल क्या लिखना है, या तो फिर करली ब्रैकेट बनाना है और या तो फाइव लिखना है। ठीक है, दोनों नहीं कर। और डेफिनेटली नल सेट के अंदर आप जीरो तो नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर एक एलिमेंट जीरो भी हो जाए।
तो ये हो गया नल सेट या एम्प्टी सेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर सिंगलटन सेट में बिकॉज ऑफ एक ही एलिमेंट होता है, तो सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है, तो एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इनमें से कि सर एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0। ये बहुत बेसिक सी बातें आप लोगों को मैं बताते जा, बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स मैं आप लोग के लिए कवर करूंगा। आप एक बार एक बढ़िया सा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, रेगुलर क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल कवरेज करके बहुत क्वेश्चंस भी नंबर ऑफ भी ज़्यादा करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कम ही मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में सारी बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ इस 1 घंटे की वीडियो में। अगर आप हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो का, इस रिवीजन वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप लोग को ज़्यादा वर्थ है। अदरवाइज़ आपको पहले बहुत डिटेल में आप स्टडी एक बार अगर कर कर लेते हैं सेट चैप्टर का, तो ये रिवीजन फटाफट करने में आपको आसानी। देखिए अब अपन इसमें सेट में जैसे मैं कभी कुछ क्वेश्चन एक दो बीच में कवर करते जाऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ कि कोई सेट आपको दे देगा और बोलेगा कि सेट के एलिमेंट बताइए। लिखा है एक्स, ये 2 डॉट लगा देगा। 2 डॉट का मतलब है सच दैट एक्स, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको एक्स के 2 आंसर मिलेंगे। सपोज जो एक्स का 2 आंसर है, सपोज जो एक्स के 2 आंसर है वो आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। बोला जाएगा कि भाई ऑप्शन ए, क्या ये सेट ई इक्वल टू ये है कॉमा 3, ऐसा लिख देगा। क्या क्या ये सेट ई इज इक्वल टू कॉमा 3 है। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, मुझे सॉल्व करके देखना। क्या इसका आंसर 1 कॉमा 2 और एक नन ऑफ दिस चलो रख लेते हैं, मान लो इनमें से नन ऑफ दिस। तो जब आपको इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है किसी सेट के अंदर, तो इस डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के 2 आंसर लाने हैं। जो 2 आंसर यहाँ पे मैच करेंगे वही इस सेट के लिए फाइनल आंसर बनेंगे। तो इसमें से 2 आंसर में से आपका एक आप सॉल्व करिए। हाँ, आपको अगर क्वाड्रेटिशन सॉल्व करने आज भी नहीं आता है तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आई थिंक सो 1 रखने से सेटिस्फाई होगा और 2 रखने से भी सेटिस्फाई होगा, तो आंसर ई बन रहा है यहाँ। क्योंकि इसको सॉल्व करने से ना 2 आंसर आएंगे एक्स के, एक 1 आएगा और एक 2। तो इस तरीके से आपको ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो मैंने बेसिक फंडा बताया यहाँ पर से पोर्शन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा है इसमें कि जैसे आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, सपोज एक सेट ए है, सपोज इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 5 इस तरीके से, चलो 3 ही एलिमेंट ले लेते हैं। और एक सेट बी और है हमारे पास, अगर सपोज इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2 5 7 9, इस तरीके से मान लो 4 एलिमेंट आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सेट ए और सेट बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है और कुछ नए एलिमेंट्स भी हैं उनके पास। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मुझे बोला जाता है कि सेट ए और सेट बी का यूनियन पता करना है, तो यूनियन को हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल है यू के जैसा होता है, आप इसे यू नहीं कहेंगे, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनियन एक्चुअली लुकिंग लाइक यू। तो ए और बी का यूनियन जो होता है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको यही जो सेट्स हैं आपको इनको दोनों सेट को मर्ज करना रहेगा। मर्ज करने का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट मिला करके एक नया सेट बना। जैसे सेट 1 जैसे लिखा है ना यहाँ पे 1, तो सेट ए में 1 है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। 2 जो है वो दोनों सेट में है, बट ये 2 बार नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा। उसके बाद 5 भी जो है ना वो दोनों सेट में है, वो एक ही बार आएगा। 7 ओनली सेट बी में आएगा, 9 ओनली सेट बी में ये भी आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट को मिक्स करना है। मिक्स करना है मतलब मिला के पूरे जितने एलिमेंट ए और बी के पास है सब के सब यहाँ नज़र आने। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें बोलता हूँ सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, सेट ए का कार्डिनल नंबर यहाँ पर 3 है। मैं बोलता हूँ सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर 4 है।
और मैं यहाँ कहता हूँ अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, तो यहाँ पर आएगा कार्डिनल नंबर 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए और बी को मिक्स कर सकते हैं। अगर कोई दो सेट दिया है तो उसका यूनियन तरीके से लिया जाता है। अगर इसी में आपको एक और चीज़ बोल दिया जाए कि एन सॉरी पहले तो अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो यूनियन के सिंबल का जस्ट उल्टा होता है। तो यूनियन का सिंबल अपन ऐसा यू जैसा बनाते हैं ना, यहाँ उल्टा यू करेंगे। और इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन है वो एलिमेंट लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेट में एक 2 कॉमन था और एक 5 कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो आएगा 2 एंड 5। कॉमन एलिमेंट आएगा 2 एंड 5। तो अगर आपसे बोला जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 2, मतलब 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन में आपने देखा कि केवल वैसे ही एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स ही आ सकते हैं जो ए में भी है एंड बी में भी है, दोनों में है। तो इंटरसेक्शन को हम लोग किस क्या नाम देते हैं, यहाँ नाम देते हैं इंटरसेक्शन को बोथ। इंटरसेक्शन को हम बोथ नाम देते हैं। वैसे ही यूनियन की जब हम बात करते हैं, ए यूनियन बी की जब हम बात करते हैं, तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करते हैं। यूनियन की जब हम बात करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स मिक्स करते हैं, मतलब जो ओनली सेट ए में है, सेट ए में है केवल ए में है वो भी आएगा, सेट बी में है केवल बी में है वो भी आएगा, और जो ए और बी दोनों में है वो भी आएगा। मतलब अपन यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एटलीस्ट कम से कम किसी एक सेट में तो होने चाहिए। या तो सेट ए में तो भी चलेगा, या तो सेट बी में तो भी चलेगा, दोनों में। या तो यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो कम से कम एक सेट में तो होना ही चाहिए, दोनों में है तो भी चले। ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, बोथ एंड एटलीस्ट, ये यूनियन इंटरसेक्शन का फंडा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना, वहाँ भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ भी काम आता है। वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ भी बोथ और एटलीस्ट वन नाम की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर का पढ़ा हुआ, इस चैप्टर का पढ़ा हुआ जो फंडा है वो आगे भी और भी किसी चैप्टर में काम आएंगे। देखिए आगे आपको एक बहुत ही सिंपल सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है, सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू, सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ 2,4,9। तो इस सेट ए में 3 एलिमेंट हैं। तो आपको ये बोला जाएगा कि भाई इस सेट के कितने सबसेट होंगे। सबसेट का मतलब होता है छोटा, सबसेट का मतलब छोटा सेट। जैसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर, तो उसका सब लगा दें तो वो बनता है सब इंस्पेक्टर, तो वो इंस्पेक्टर से छोटा पोस्ट है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर सेट ए कोई अगर दिया है तो उसका सब सेट बनाने, मतलब सेट ए के बहुत सारे छोटे छोटे सेट बनाने। छोटे सेट का मतलब होता है कि जिसमें सेट ए के ही एलिमेंट हो बट सेट ए से कम एलिमेंट हो। हाँ, या तो सेट ए के बराबर एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के जो गिवन सेट है, सेट ए जो गिवन सेट है उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। और जो सेट ए जो गिवन सेट है ना, जिसका हमें सबसेट बनाना है, उसे सुपर सेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुपर सेट भी है इसमें कहा जाता है। तो जो सेट हमको दिया जाएगा वो सुपर सेट है, हमें उसके खूब सारे छोटे छोटे सेट्स बनाने हैं जितने हो सकें, तो उसे हम सबसेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बनेगा नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। फिर एक सेट बन सकता है जिसमें सेट ए का एक एलिमेंट है 2। फिर एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 4। फिर उसके बाद एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 9। और उसके बाद हमें डबल डबल दो दो एलिमेंट का भी सेट लेना है। जैसे 2 और 4 की जोड़ी ले सकते हैं, फिर एक ले सकते हैं 2 और 9 की जोड़ी, और फिर एक ले सकते हैं 2 और 9 की जोड़ी, सॉरी 4 एंड 9 की जोड़ी। एंड लास्ट वन एक ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट हैं रेस 2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एक सेट में हमने एक जो सबसेट बनाया है 2 4, आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सर एक सेट और बनाया जा सकता है जिसमें हम 4 2 लिख दें। सेट के अंदर की खास बात ये होती है
कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस आप बदल के लिखेंगे तो वो नया सेट नहीं कहलाता। सेम जैसे 2 9 है, 2 9 है, आप इसको एक बोलेंगे सर मैं हम 9 2 लिख दें, 9 2 लिख दें, 9 को पहले लिख दो 2 को बाद में लिख दें, तो क्या वो नया सेट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सेट में सीक्वेंस, अंदर के एलिमेंट के सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो उसके 8 सबसेट बनेंगे। मैं काउंट करके दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 सबसेट। तो अगर मेरे पास सेट ए का कार्डिनल नंबर 3, अगर मेरे पास सेट ए का कार्डिनल नंबर 3, अगर मेरे पास सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है, तो मेरे पास सबसेट सबसेट जो है टोटल सबसेट जो बनेंगे वो 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है। अब इसमें एक खास बात है, ये जो लास्ट वाला जो सबसेट दिख रहा है ना, ये देखने में तो बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर सेट की तरह दिख रहा है। तो ये जो लास्ट वाला सबसेट है ना, 2 4 9, ये बोलेगा कि सर मेरे में तो वो सारे प्रॉपर्टी हैं जो एक सुपर सेट के पास है। मेरे पास भी 3 एलिमेंट है, सुपर सेट के पास भी 3 एलिमेंट है, और वो सारे एलिमेंट जो सेट ए के पास है मेरे पास भी है, तो मुझे सबसेट क्यों बोला जाए? मेरे पास तो कार्डिनल नंबर भी सुपर सेट के बराबर है, एलिमेंट भी सब कुछ। इसकी बात तो अजीब लग रही है। एक नया कैटेगरी बना लिया जाता है कि भाई प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब लिटरली जो सच में जिसके पास सुपर सेट से कम एलिमेंट। तो बस यही 2 4 9 को अगर छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, इसको हम सबसेट ना बोले, प्रॉपर सबसेट ना बोले। सबसेट है, अब बना दिए एक बार सबसेट के कैटेगरी में उसको डाल दिया, तो उसको हटाएंगे तो नहीं सबसेट से। बट इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट मतलब जो लिटरली सच में छोटा है वो होगा। तो बाकी 7 जो है ना, वो आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जो हो जाएंगे 7 होंगे, जिसमें ये लास्ट वाला बस नहीं आएगा। तो एक ऐसा सबसेट जो सुपर सेट के इक्वल होता है, इक्वल यानी 100% सुपर सेट के जैसा ही होता है, उसे हम सबसेट तो बोल चुके हैं, बट उसे प्रॉपर सबसेट नहीं गए। तो आपको एग्जाम में कई बार मिलता है कि भी नंबर ऑफ या तो सबसेट बताओ बोलेगा या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ। तो जब भी नंबर ऑफ सबसेट बोलेगा तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 to the power n हो जाए। में पावर में जो n है वो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। और एक होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है ना, वो होता है 2 to the power n। ठीक। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वो होता है 2 to the power n। ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है 2 to the power, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ में कहीं। अगर मान लीजिए किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, यानी उस सेट का कार्डिनल नंबर 4 है, तो उसके कितने सबसेट होंगे? तो आप आंसर बनाएंगे 2 to the power, दैट इज 60। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा तो 2 to the power n -1 कर देंगे, तो आंसर 50। तो बहुत ही सरल सा फंडा है, बट बहुत ध्यान देने वाला। तो लॉजिक बहुत सिंपल सी बात है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये छोटे छोटे नाम बहुत सारे में कवर कर। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ये सारी बातें भी कवर हो गई है। अब हम एक बहुत ही सिंपल से लॉजिक पे आते हैं कि अगर दो सेट को मल्टीप्लाई करना है तो उसको इस तरीके से करते हैं। तो एक प्रोडक्ट सेट का फंडा है, प्रोडक्ट सेट का फंडा कि अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 and 3, मेरे पास एक और सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक में 2 एलिमेंट लिया है, एक में 3 एलिमेंट लिया है। तो अगर सेट ए में 2 and 3 एक 2 एलिमेंट है, सेट बी में 5 2, अगर आपको बोला जाएगा फाइंड ए क्रॉस बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली ए में नाम, ए नाम पहले आया है तो सेट ए को आप पहले लिखेंगे,
सेट बी को आप बाद में लिखें। इस तरीके से आप पहले तो सेट को लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इस तरीके से होता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप 2 इंटू 5 करके 10 नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 2 5 की एक जोड़ी बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सेट ए क्रॉस बी जो सेट बन रहा है ना, उसके अंदर का एक एलिमेंट है। उसी तरीके से 2 2 बनेगा, उसी तरीके से एक 2 9 बनेगा। जब 2 का ऑर्डर्ड पेयर सबके साथ जाएगा तो अब 3 का भी ऑर्डर पेयर आएगा, 3 का भी ऑर्डर पेयर आएगा सबके साथ, ये बनेगा 3 5 3 2। इस तरीके से आपका ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 एलिमेंट आ रहे हैं ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 और 6। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, इनको एक एलिमेंट गिना जाए। आप इसमें ए क्रॉस बी अगर मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से बनाया जाएगा कि ए का एलिमेंट सामने, बी का एलिमेंट पीछे। ये 2 5 को आप धोखे से भी 5 2 नहीं कर सकते, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट ही सामने रहेगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सेट बी का एलिमेंट पीछे रहेगा। इसीलिए जो प्रोडक्ट सेट है इसको ऑर्डर्ड पेयर भी नाम दिया। ऑर्डर्ड पेयर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पेयर बनाया जा रहा है दो दो, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालने बोलूँ तो आप बी क्रॉस ए सारे लोग बहुत जल्दी से बना सकते हो। जैसे बी क्रॉस ए में 5 to 9 है। हाँ, आप कहेंगे सर इस 5 to 9 का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप 5 to 9 को 2 5 9 या 9 5 2 जैसा भी लिखना है लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन लेना है 2 3 के साथ। अगेन यहाँ भी बोल सकते हो आप सर ये 2 3 को 3 2 लिख सकते हैं। जब बी क्रॉस ए लेंगे ना तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से ऑर्डर पेयर करेंगे, बट आप 5 का पेयर 2 के साथ बनाएंगे तो देखो ये 5 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने मना किया ऊपर कि आप 2 5 को 5 2 नहीं लिख सकते। 2 5 अलग चीज़ है, 5 2 अलग चीज़ है। एंड अगेन 5 का पेयर 3 के साथ आएगा तो 5 3 हो जाएगा, फिर 2 का पेयर 2 के साथ आएगा, फिर 2 का पेयर 3 के साथ आएगा, फिर 9 का पेयर 2 के साथ आएगा, फिर 9 का पेयर 3 के साथ आएगा, और इस तरीके से पेयरिंग बनती है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कार्डिनल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ही आया है। बट आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत छोटी सी दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं कह सकते, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। क्योंकि एक में 5 2 आया है, एक में 2 5 आया है, इसमें 5 3 आया है, ऊपर 3 5 आया है। यहाँ 2 2 आया है सर, ये तो चलो मैच कर जाएगा, 2 2 आगे पीछे के 2 3 और 3 2, ऊपर 3 2 आया। इसमें 9 2 आया, ऊपर 2 9 आया था, तो आप इसे बराबर। हाँ, लेकिन आप कहेंगे सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, क्या ये बराबर हो सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल डेफिनेटली है। दोनों में देखा था आपने कि दोनों में 6। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कार्डिनल नंबर बराबर है ए क्रॉस बी और का, बट सेट ए क्रॉस बी एंड सेट बी क्रॉस ए ये दोनों अलग अलग चीज़। तो ये प्रोडक्ट दो सेट को मल्टीप्लाई करने का फंडा है। इसके अलावा अब आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फंडा है यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट। तो अगर मैं इसको सीधे सीधे एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, बजाय कि आपको और डिटेल मैं इस वीडियो पे लेके चलूँ। आपको सपोज़ एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, और सपोज़ यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी कोई फिक्स नहीं है कि यूनिवर्सल सेट आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल की स्पेलिंग यू से चालू होती है तो यू लिख लिया है मैंने, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी यूनिवर्सल सेट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को, हाँ, कभी कभी यूनिवर्सल सेट को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबल होता है जीटा, अल्फा बीटा था ईटा सा ईटा टा, ऐसा। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखिए नाम में क्या रखा है, आपको फंडा समझना है। यूनिवर्सल सेट यानी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ऐसा सेट जिसे हम मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर केस के लिए सबसे ज़्यादा एलिमेंट रखता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इसे यूनिवर्सल सेट लेना है तो लेना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर, अब मिनिमम नहीं नाम यूनिवर्सल सेट है तो दुनिया के सारे क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट वही होगा, दुनिया के सारे नंबर रखने वाला सेट। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट कुछ और हो सकता है, अलग क्वेश्चन में
यूनिवर्सल सेट कुछ और हो सकता है और उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन में कहीं वो मेंशन। तो सपोज यूनिवर्सल सेट है 2 3 7, सपोज एक यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा कि एक सेट और है, फॉर एग्जाम्पल एक सुपर सेट और दिया है आपको ए, सपोज इसमें है 3 5, तो आपको बोलेगा फाइंड ए डैश। ए डैश का मतलब होता है, कभी कभी ए सी लिखते हैं इसको, ए, ठीक है, तो कभी कभी ए डैश लिखते हैं, ए सी लिखते हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, और कभी कभी यू माइनस ए भी लिखते हैं। और एक्चुअल फंडा तो यही सिखाएगा, यू माइनस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस माइनस करने का मतलब होता है उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के पास है और उस सुपर सेट के पास है, वो कॉमन एलिमेंट आपको कट कर दे। ये 3 3 कट हो गया, 5 5 कट। तो यूनिवर्सल सेट के तो सारे एलिमेंट्स कट नहीं हुए, बट सेट ए के तो सारे एलिमेंट कट हो गए। देखिए सेट ए के जो एलिमेंट्स बचे कौन कौन, एक बचा 2, एक बचा। यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए एलिमेंट हैं आप उसे लिख देंगे तो वो कहलाता है एडेस। एडेस का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट का सेट जो जो एलिमेंट सेट ए में ना हो। आप देख सकते हो 2 और 9 जो है वो सेट ए में नहीं था, तो एक्चुअली सेट ए का जो एलिमेंट है वो हटा देना है। और यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट है, जो सेट ए में था वो तो कॉमन एलिमेंट कट कर दिया, तो यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट वो वो लिखना है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कभी आपको ऐसा स्थिति दिख जाए, मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। सपोज यूनिवर्सल केस में दिखता है आपको 5, सपोज एक किसी सेट बी में आप है, तो आप कहेंगे सर बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब आपको निकालना है यू माइनस बी, यानी आपको यूनिवर्सल सेट और में से बी का जो कॉमन एलिमेंट है हटा देना है। तो जैसे दोनों का 2 देखिए, 2 हट जाएगा, दोनों का देख रहे हो 5 हट जाएगा, दोनों में से 3 हट जाएगा। बट आप कहेंगे सर इस बार तो सेट बी में एक एलिमेंट बच गया 4, और यूनिवर्सल सेट में 2 एलिमेंट बच गए 7 और 8। तो अब क्या करें सर, क्या 7 8 तो ठीक है, आपने बताया है कि यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ एलिमेंट है, इसको तो लिखेंगे। क्या ये सेट बी में जो एलिमेंट बच गया वो लिखेंगे? नहीं। बी डैश का मतलब होता है ऐसे सेट्स जो, दो लाइन है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो वो बात कि ऐसा एलिमेंट का ग्रुप जो बी में ना हो, इंपॉर्टेंट बात है बी में, और जो है बी में है इसलिए उसे हम बी डैश में नहीं ले सकते। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट से जब हम सेट बी को कंपेयर करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ है। तो दोनों बातें को ध्यान रखनी है कि एक तो यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ एलिमेंट लिखना है, ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 4 रिजेक्ट हो जाएगा और 7 8 बचे। तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट सेट बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इस कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। एक महान मैथमेटिशियन ने आया था, वो आपको रेडीमेड याद रखना है। फिलहाल इस रिकॉर्डेड वीडियो के हिसाब से है, रेगुलर क्लास में मैंने उसका पूरा प्रूफ दिया था, एग्जाम्पल कुछ लेकर के हम लोग उसको थे। तो फिलहाल आपको इस रिवीजन वीडियो में याद रखना है, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। कई बार तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा, डी मॉर्गन्स, हाँ जी नाम बता दूं, डी मॉर्गन्स लॉ पूछा गया है डायरेक्ट डायरेक्ट कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ है। पर्टिकुलर डी मॉर्गन ने सेट से रिलेटेड 2 लॉ दिए थे, जिसमें एक पहला था कि ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है वो ए यूनियन, क्षमा करिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो। डैश का मतलब यहाँ समझ रहे हो, ए डैश का मतलब और बी डैश का मतलब होता है, ए डैश का मतलब सेट ए को यूनिवर्सल सेट से हमने पहले पास किया होगा, ए डैश निकला होगा। फिर किसी यूनिवर्सल सेट से हम बी को भी हटा देंगे, बी के एलिमेंट को, तो बी डैश मिलेगा। फिर हम दोनों का यूनियन लेंगे, ऐसा करने से लेफ्ट साइड मिलेगा। और राइट साइड में क्या करेंगे, पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कॉमन एलिमेंट ले लेंगे, और उसके बाद जो पूरा ए इंटरसेक्शन भी आएगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, और फिर यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ एलिमेंट लिखेंगे, तो वो ए इंटरसेक्शन
एक तरफ यूनियन है और दूसरी तरफ यही बात प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगी। तो ये जो कुछ बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर आपके लिए सेट में हूँ, इस सेट में तो काम आएगा ही आएगा, एज वेल एज प्रॉपर्टी में। ठीक है, एक और फंडा मैं आपको सिखा दूँ। मान लो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर है, तो देखिए इस तरफ इंटरसेक्शन है, क्या हो जाएगा, इस तरफ ए यूनियन ए यूनियन। तो ये दो डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन। अब ये डी मॉर्गन लॉ के बाद डी मॉर्गन लॉ के बाद डी मॉर्गन जो दो रूल है ये याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ अगर मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ तो आप वो बना सकते हैं। बट मैं आपको एक पहले एक और फंडे पे ले चलता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास कुछ, तो आप ध्यान समझिएगा। अगर हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए और बी को पूरा मिला देने से जो मिलेगा रिजल्ट हमको, तो हम ए यूनियन बी कहें। और ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है। और एक और इसी से रिलेटेड, जैसे ये दो सेट के लिए डिफाइन था, वैसे ही तीन सेट के लिए भी एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं हम। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये हो जाता है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेक्शन सेक्शन। तो ये एक फॉर्मूला आप मान सकते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला मान सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि पहले तो ए बी और सी को ऐड करना, फिर दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस करते जाना है, दो दो के जोड़ी में ए और बी का, फिर तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन को ऐड करना। ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करेंगे आगे। तो ये इतनी सारी बेसिक बातें जो मैं आपको बता दिया, ये फंडा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाते हैं, तो इससे और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज सेट ए में आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए में सपोज एलिमेंट है 5 6 8, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज हमारे पास हैं 6 7 8, चलो तीन ही एलिमेंट। और आपको बोल रहा है कि ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी देख सकते हो आप कि ए और बी का यूनियन मतलब दोनों को मिला दें, अगर मिला देंगे तो 5 आएगा क्योंकि वो ए के पास है, 6 तो आएगा ही क्योंकि दोनों के पास है, 7 आएगा ओनली बी के पास है, 8 है दोनों के पास, फिर 2 है ए के पास। तो ये इस तरीके से ए यूनियन बी। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी आपको कहता हूँ, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट। दिख रहा है कि 6 दोनों में कॉमन है और 8 दोनों में कॉमन है, दो ही एलिमेंट आएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से समझ सकते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 4, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ए यूनियन बी में आपके पास 5 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो ये 5 आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा ए बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी आपके पास है। ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख के दिया है, इसको अपन यहाँ पर वेरीफाई करके देखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बना। जैसे एक तरफ लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन भी देख सकते हो आप, कितना है, 5 है। फिर लिखा है फॉर्मूले में ऊपर कार्डिनल नंबर ऑफ ए और फिर प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 4। कार्डिनल नंबर ऑफ बी मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट थे, 3। फिर आएगा माइनस, यहाँ दिख रहा है आपको माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट कितने थे, 2 थे। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फॉर्मूले में रखने से ये इधर 5 आ रहा है, इधर 4 + 3 7, 7 - 2 5 आ रहा है,
मतलब ये वाला जो 2 सेट के लिए हमारे पास एक फंडा था ना, 2 सेट के लिए जो फंडा था, ये आपको बिल्कुल मैंने यहाँ पर एक प्रूफ या जस्टिफाई करके दे दिया है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन के बराबर होता है। इसी तरीके से हम लोग इसका और एडवांस क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ी देर में। और इसी तरीके से एक ए यूनियन बी यूनियन सी 3 लोगों के लिए भी ये जस्टिफाई किया जा सकता है। बट अब अपन फोकस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस बनाने में। तो क्वेश्चन बनाते बनाते आप ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सीख जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक और छोटा सा फंडा है कि अगर 2 सेट्स हमें दिए गए हैं तो उन्हें इक्वल सेट्स कब मानेंगे या इक्वल सेट किसे कहते हैं। तो इक्वल सेट्स का फंडा ये है, नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप मच बेटर इस बात को समझ पाएंगे। सपोज में लिखा है 2 3 एंड 7, 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, और एक सेट बी है, इसके अंदर भी एलिमेंट है सपोज 3 7 एंड 2। तो आप देख सकते हैं बोलने भर का ये 2 अलग अलग सेट है, बट एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है बिना पढ़ाए भी कि सर ये दोनों सेम ही है। सेट ए का कार्डिनल नंबर देखिए कितना है, सेट ए का कार्डिनल नंबर है 3, और सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो सेट बी का कार्डिनल नंबर भी 3। तो केवल कार्डिनल नंबर इक्वल होने से बात नहीं बनेगी, आप ध्यान से देखें तो एलिमेंट भी सेम है। और मैंने कहा था कि सेट के अंदर एलिमेंट के सीक्वेंस अगर आगे पीछे हैं तो उससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, तो इसके पास भी 2 है, 7 इसके पास है तो 7 इसके पास भी है, अगर सेट ए के पास 3 है तो सेट बी के पास भी 3 है। तो दोनों बातें होनी चाहिए। अगर किसी सेट में, किसी 2 सेट में एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनल नंबर भी सेम है तो वो इक्वल सेट्स। बट अगर अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि मान लीजिए मेरे पास एक और है 2 7 एंड 5, तो सेट सी में देखिए उसका कार्डिनल नंबर तो बिल्कुल सेम है, कार्डिनल नंबर तो बिल्कुल 3 आ रहा है, बट इसमें एक एलिमेंट चेंज हो गया है। तो अगर मिनिमम एक एलिमेंट भी अगर चेंज हो गया, या 2 एलिमेंट चेंज हो गए, या तीनों एलिमेंट चेंज हो गए, तो हम फिर इसको इक्वल नहीं बोलते, फिर हम इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब ए और सी जो है ना, वो इक्वल सेट नहीं है। ए और सी, ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। सिमिलरली यू मे से कि बी एंड सी आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, बी एंड सी आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। हाँ, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ए और बी जो होते हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में एक बहुत छोटा सा फर्क है कि कार्डिनल नंबर केवल सिर्फ कार्डिनल नंबर अगर बराबर है, बट एलिमेंट में थोड़ा भी फर्क है तो वो इक्विवेलेंट होगा। बट अगर एलिमेंट भी सेम है तो ये इक्वल सेट होगा। और इसके बाद एक फंडा आता है, पावर सेट का फंडा है। तो पावर सेट में क्या होता है, जैसे कि कोई सेट हमको एक सुपर सेट दिया गया है, मैं एग्जांपल से ही अपनी बात वापस समझाऊं। तो सेट ए में कोई एलिमेंट है 2 4 9, इस तरीके से सपोज 3। तो ये सुपर सेट है, कोई सेट दिया है, इसके इसके जितने भी सबसेट होते हैं, पहले तो बताओ इसके सबसेट क्या होते हैं। एक सबसेट होता है नल सेट, फिर एक सिंगल एलिमेंट वाले 3 सेट बनेंगे, 2 है, 4 है और 9 है, ऐसे सिंगल एलिमेंट वाले 3 सेट बनेंगे। उसके बाद डबल डबल एलिमेंट वाले सेट बनेंगे, 2 4 4 9 2 9। और उसके बाद फिर 3 एलिमेंट वाले सेट बनेंगे, दैट इज 2 4 9। अगर ये सारे सबसेट्स जो ए के सारे सबसेट को, अगर ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, ए के सारे सबसेट को अगर हम एक सेट के अंदर रख दें, इसको एक एक एलिमेंट मान लें, नल सेट एक एलिमेंट हो गया, ये एक सेट एक एलिमेंट हो गया, एक सेट एलिमेंट हो गया, ये 2 4 एक सेट है, इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, इसको भी एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, इसको भी। तो ये जो सेट है, ये पूरा 2 4 9 को भी हम एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो ये जो सेट बना आपका, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट है, पावर सेट ऑफ सेट है। तो पावर सेट क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई सुपर सेट दिया है, अगर कोई सुपर सेट दिया है तो उस सुपर सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, अगर हम उन सारे सबसेट को मिला करके एक सेट बना दें तो हमको हमको पावर सेट मिलेगा। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होगी, पावर सेट की डेफिनेशन होगी अ सेट कंटेनिंग ऑल दी सबसेट ऑफ अ सुपर सेट। ठीक है, तो ये आपके लिए पावर सेट होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगर हमारे पास एक मैं क्वेश्चन है, ये बड़ा पॉपुलर वैरायटी होता है सेट में। अगर हमें बोल दिया जाए कि एक सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट है 5, एक सेट बी है एलिमेंट है 4 5 7 8। तो इसको अपन एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से कुछ अपन आंसर लाएंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है ए यूनियन बी कितना है, या ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ये बात हालांकि बहुत सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन के फंडे से अपन समझा सकते हैं, आपको सबको समझ में आ भी। मैं एक छोटा सा पहले फंडा वेन डायग्राम का समझा रहा हूँ कि इसका एक डायग्राम कैसे बनाना है। वेन डायग्राम वर्ड ऐसा है कि एक मैथमेटिशियन थे वेन, उनके नाम से आया है। दो आपको सर्कल बनाने हैं, जो एक रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को और एक रिप्रेजेंट करेगा सेट बी। अब जो सेट ए और बी है उसमें आपको दिखेगा कि अ, जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन ए सर्कल और बी सर्कल दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अपन इंटरसेक्शन कहते हैं ये दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये कलर मैं आपको करके बता रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन आए। हाँ, अगर ए यूनियन बी बोलेंगे मतलब क्या होता है पता है? पूरा ए और पूरा बी मिला के जो आएगा वो ए यूनियन बी होता है। जैसे मैं आपको ये बताया, ए मतलब ये पूरा सर्कल ए भी आ जाएगा, ठीक है, पूरा सर्कल बी आ जाएगा, और इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी, वो भी आ जाएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो केवल बीच का हिस्सा आएगा, पर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ये पूरा हिस्सा ही। अब यहाँ पर क्या है, आपको बोलेगा सर यूनिवर्सल कहाँ है? ये जो हम लोग बॉक्स बना के रखे हैं ना, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, ये बॉक्स नहीं बनाते, केवल दो गोले बना करके पढ़ लेते हैं। फिर क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में यूनियन और यूनिवर्सल का जब कैलकुलेशन आता है तो वहाँ तकलीफ आती है, समझ नहीं पाते हैं वो ठीक से। तो फिलहाल एक काम करेंगे, एक एक एलिमेंट को अपन गौर से देखेंगे कि उनकी पोजीशन क्या हो सकती है। जैसे सेट ए में 2 है, तो तुरंत पहले आप दिमाग में डाल लो कि सेट ए में अगर 2 है तो क्या 2 जो है सेट बी में है क्या? नहीं है। तब उसको हम बोलेंगे कि वो केवल ऐसी जगह पे आएगा जो सर्कल ए के अंदर है। 2 यहाँ नहीं लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा फिर वो कि वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, गड़बड़ हो जाएगा। 2 हो चुका। 3 को देखते हैं, 3 भी दिख रहा है साफ साफ ओनली ए के अंदर है। 5 दिख रहा है भाई कि 5 जो है सेट ए के भी अंदर है और बी के भी अंदर, दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर है तो ये गलती नहीं करना कि दोनों तरफ 5 दिख। जब वो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है तो आप उसको कोई एक जगह पे लिखेंगे और ऐसी जगह पे लिखेंगे जिससे वो दोनों सर्कल के अंदर आ हो गया। अब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिए, सेट बी का एक 5 भी आ गया। 4 जो है वो केवल बी में है, 7 ओनली बी में है, 8 ओनली बी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये तीन सेट, तीन तीन एलिमेंट यहाँ पर भी आ। अब आपको मैं इस डायग्राम की मदद से पूछूंगा कि भैया ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी 5 है सर। ठीक है, आपको बोलूंगा ए यूनियन बी बताओ, तो आप बोलेंगे सर ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा ए और बी मिला के। तो पूरा ए और बी मिला के ये पूरा 3 एलिमेंट और ये पूरा 3 एलिमेंट मिला के 6 एलिमेंट हो गए। तो ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट। हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपसे बोलूंगा कि यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे 6 एलिमेंट। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सल सेट में 6 एलिमेंट। ओके, और सेट ओनली देखो यहाँ पर ए, सेट ए बोलूंगा तो मतलब होता है पूरे सेट ए का एलिमेंट। मैं बोलूंगा सेट ओनली ए का मतलब फिर ये केवल दोनों आए। मैं बोलूंगा सेट बी में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे पूरे 4 एलिमेंट है। बट मैं बोलूंगा जैसे ही सेट ओनली बी, तो ओनली बी में केवल ये 3 लोग। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो वेन डायग्राम अपन बनाए। देखिए क्वेश्चन इन द सेंस वेन डायग्राम समझाने का काम हो रहा है अभी। जनरली एग्जाम में ऐसा नहीं आता है अभी तक, तो सीए फाउंडेशन पे तो नहीं मैंने देखा है कभी कि ऐसे 2 सेट दे करके बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज करेक्ट। बट आपको ये वेन डायग्राम इसलिए समझना जरूरी कि इससे रिलेटेड और ढेर क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर ही वेन डायग्राम बहुत मदद करता है हमें आसानी से आंसर लाने में। चलिए, जैसे मैं एक सेट दे रहा हूँ आपको, सेट ए है सपोज 2 3 5 7। बी में मान ले कुछ एलिमेंट है 1 2 4 6। ठीक है, सेट सी में कोई एलिमेंट, देखो मैं रैंडमली कोई एलिमेंट लिखे जा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस पे है 2 3 6 8। तो अब ये 3 सेट है ना,
तो अगर मेरे को 3 सेट के लिए वेन डायग्राम बनाना है ना, तो ऐसे बनाया जाता है। धोखे से ये मत कर देना बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बना के देखिएगा, समझ में आएगा। तो इसमें सर्कल ऐसे बनेंगे 3, एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट बी को और एक सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बीच वाला है। तो देखिए, एक एक एलिमेंट से अपन वैल्यू रखना चालू करते हैं। मान लीजिए मैं वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 जो है ए के पास है, बी के पास भी है और सी के पास भी है। तो सर 2 अगर तीनों के पास है तो तीनों में 2 तो नहीं लिखेंगे, ऐसी जगह पे 2 लिख दें जो तीनों सर्कल पे आ जाए। तो तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है, 2 यहाँ लिख दें। एक बार अगर आपने 2 यहाँ लिख दिया बीच में, मतलब वो तीनों सर्कल के अंदर आपने 2 लिख दिया। अगले एलिमेंट को देखते हैं। सेट ए में जो एक एलिमेंट है हमारे पास, तो आप इस 3 को गौर से देखिए, ए के पास है बट ये बी के पास नहीं है बट सी के पास है। तो ऐसा कुछ पोर्शन जहाँ पर ए और सी का कॉमन सा आता हो, वहाँ पर अपन 3 को रखेंगे। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है आपको कि ए और सी का कॉमन यहाँ पर है। 3 के बाद 5 पे आते हैं। 5 मेरे ख्याल से ओनली ए के पास है तो 5 यहाँ पर आएगा। 7 भी ओनली ए के पास है तो 7 भी यहाँ पर आ जाएगा। 7 भी यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए हमारे, तो सेट बी का ऑलरेडी हम मार्क करके रखे हैं, 2 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 1 आएगा, 1 ओनली बी के पास है, 1 यहाँ पर आ जाएगा। 2 हो चुका, 4 ओनली बी के पास है, ये हो चुका। अब 1 2 4 हो चुका, तो 6 को देखते हैं। 6 जो है ना वो बी के पास है एज वेल एज वो सी के पास भी। तो बी और सी दोनों के पास अगर 6 है तो यहाँ पर 6 को रख देंगे। ऐसा करने से वो बी और सी दोनों में आ जाएगा। एंड देन फिर बी के सारे एलिमेंट हो गए। अब तो अब सी के एलिमेंट को देखते हैं। इसमें से 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 6 हो चुका है, बचेगा केवल 8। तो 8 ओनली सी पे। इस तरीके से आप एक वेन डायग्राम बना सकते हो। अब इस वेन डायग्राम को रीड करने आना चाहिए। मैं अगर इसमें पूछूं कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सेट ए मतलब ओनली ए नहीं बोला मैंने बोला सेट ए। सेट ए के अंदर ये पूरा पूरा आ जाएगा, यानी 4 एलिमेंट। मैंने बोला सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो सर हाँ ये बी 2 जो है बीच में और एक बार काउंट होगा, 2 सब में काउंट होगा। ये 4 एलिमेंट यहाँ भी आ गए, इसमें भी सेट बी में भी 4 एलिमेंट। सेट सी में भी आप देखें कितने एलिमेंट है, तो अब 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 + 4 + 4 12 एलिमेंट है, नहीं, कुछ एलिमेंट तो कॉमन है। मैं आपको बोल रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल कितने एलिमेंट है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए बी और सी तीनों को मिला के कितने एलिमेंट है, तो तीनों को मिला के एक है, देखो 5 7 3 2, ये 4 एलिमेंट हो गए। उसके बाद एक हो गया 1 4 6 और एक ये। तो टोटल मिला करके देखा जाए तो 8 एलिमेंट हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनिवर्सल में भी 8 ही एलिमेंट है फिलहाल यहाँ पर। हाँ, अगर मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में कोई एलिमेंट यहाँ डाल दिया जाए, सपोज यहाँ डाल दिया जा रहा है 27, तो ये 27 जो नंबर आपको दिखा ना, वो सेट ए के अंदर है, ना वो सेट बी के अंदर है, ना वो सेट सी के। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो 27 यूनिवर्सल में तो है, मतलब यूनियन में टोटल 8 एलिमेंट है बट यूनिवर्सल में 9 एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का केस आता है। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ जिसमें आप वेन डायग्राम की मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके ICAI का स्टडी मटेरियल का सॉल्व एग्जाम्पल है। तो लिखा है अ सर्वे शोज दैट 74% ऑफ द इंडियन 74% ऑफ द इंडियन लाइक ग्रेप्स। 74% इंडियन जो है ग्रेप्स पसंद करते हैं, और 68% ऑफ द इंडियन लाइक्स बनाना। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनाना। बोथ ग्रेप्स एंड बनाना आपको चाहिए कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। तो बोथ जब भी आता है ना, जब भी बोथ आता है ना, तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको ये बात। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। सर यूनियन तो दिया नहीं है भाई, हमें अगर मान लो फॉर्मूला लगाना है कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रेप्स यूनियन बनाना, तो ये बनेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रेप्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बनाना माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रेप्स इंटरसेक्शन बनाना। तो आप कहेंगे सर हाँ ग्रेप्स पसंद करने वाले 74% लोग हैं, तो मैंने 74 लिख दिया।
बनाना पसंद करने वाले 68% है, लिख दिया। और यही पूछा गया है, बोथ का मतलब ग्रैप्स इंटरसेक्शन बनाना पूछा गया है। पर आप कहेंगे सर ये तब निकाल पाएंगे ना जब इधर लेफ्ट साइड का ग्रैप्स यूनियन बनाना दिया हो क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में दिया है, ये बात आप समझिए कि 74% परसेंट मतलब हर 100 में, मतलब आउट ऑफ 100 ही तो हमें कैलकुलेट करना है, 100% में कैलकुलेट करना है। तो जब 100 में 74 लोग ग्रैप्स पसंद करते हैं और 100 में 68 लोग बनाना पसंद करते हैं, तो टोटल तो हम माने ना पॉपुलेशन 100% है, मतलब 100 की मान लेते हैं पॉपुलेशन। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रैप्स इंटरसेक्शन बनाना इक्वल टू हो जाएगा 74 प्लस 68 माइनस 100। और 74 प्लस 68 माइनस 100 हो जाएगा, 74 प्लस 68 माइनस 100 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 42 मिलेगा। और 42% पर्सन जो है ऐसे लोग हैं जो दोनों फ्रूट पसंद करते हैं। मेरी एक सजेशन है आप सबको, मैं ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मैं ऐसा मेरे मतलब एक पता नहीं मेरे मन में ऐसा बैठा हुआ है, जिस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पूछता है ना, जिस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पूछता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है, वहाँ पर मैं ना फॉर्मूला प्रीफर करता हूँ। और जिस क्वेश्चन में वेन इंटरसेक्शन दिया रहता है वहाँ मैं वेन डायग्राम प्रीफर करता हूँ। हालांकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है, बट आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरीके से आप, अगर आपके दिमाग में भी ये बात अगर बैठा लें आप, तो आप ये समझ सकते हैं कि कब कौन सा मेथड आसान पड़ेगा। हालांकि हर क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ कि देखिए ये भी एक आईसीआई का स्टडी मटेरियल का एक सॉल्ड एग्जांपल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आई थिंक तो ये सेम क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको बोल के बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल, टोटल 20 टीचर है किसी, और 10 टीच मैथमेटिक्स, उसमें से 10 टीचर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, 9 टीच फिजिक्स, 9 टीचर आते हैं। मतलब चलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दूँ यहाँ पर, आप लिख के आसान हो जाएगा, आप जो पॉज करके क्वेश्चन आप आएंगे। पहले टोटल 20 टीचर्स हैं। अब इसमें मैथ पढ़ाने वाले, मैंने नहीं बोला ओनली मैथ, मैंने बोला मैथ पढ़ाने वाले यहाँ पर 10 हैं। 9 टीच फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ाने वाले 9 टीचर हैं। 7 टीच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 7 टीचर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 टीच मैथ एंड फिजिक्स। तो 4 टीचर जो है मैथ एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले, 4 टीचर मतलब ये मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं 4 टीचर ऐसे। और फिर लिखा बट नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाले ना कोई भी नहीं है, मतलब जीरो। साफ पता चल रहा है कि कोई टीचर इतना ऑलराउंडर नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा। अगर मैथ्स और केमिस्ट्री का कोई है ही नहीं बंदा, एक ही टीचर मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाने वाले तो फिर मिलेंगे ही नहीं ना, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाने वाला अगर कोई है तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में काउंट होता वो। तो इससे एक चीज़ और पता चला कि मैथ्स, मतलब मैं क्वेश्चन देते देते आपको कुछ सॉल्यूशन भी बता दिया, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों पढ़ाने वाले तो भैया जीरो ही हो गए। तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये बात मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन देते देते। तो बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन बनाने से। अब आपको बोला है हाउ मैनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कुछ लोग होंगे, तो कितने हैं। एंड द लास्ट वन एक और बोला है हाउ मैनी टीच ओनली फिजिक्स। सर ये दो पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो बोलता था ना कि तीनों का इंटरसेक्शन अगर क्वेश्चन में दिया है तो मैं वेन डायग्राम प्रीफर करूँगा, तो मैं वेन डायग्राम प्रीफर कर सकता हूँ, मेरा मर्जी है तो मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। आपकी जैसी इच्छा वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ वेन डायग्राम प्रिफरेबल है, मैंने नहीं कहा कि प्रीफर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वही एक रास्ता है। अगर हम चाहें तो फॉर्मूला लगा के भी इस बात को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 20 टीचर हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स केमिस्ट्री तीनों का इंटरसेक्शन जीरो है। ठीक है, ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने, एक काम करते हैं, चलिए वेन डायग्राम में एक बार बना ही देता हूँ। सपोज अगर अपन ये डायग्राम लेके चलते हैं, तीन कैटेगरी के टीचर्स हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री। सपोज ये मैथ्स है, ये फिजिक्स। सबसे पहले तो मैं एक एक पॉइंट को बताऊँ कि तीनों पढ़ाने वाले कोई नहीं है, जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाए। तो ये देखो मैं मार्क करते जाऊँगा जो जो मैं वैल्यू बराबर लिख रहा हूँ। फिर लिखा है मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी जीरो है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी जीरो है, मतलब यहाँ भी जीरो ही आ जाएगा, ये भी पोर्शन जीरो है। देखो मैथ्स एंड केमिस्ट्री जीरो, ये हो जाएगा मैथ्स एंड केमिस्ट्री। हाँ मैथ्स एंड फिजिक्स में 4 है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में 4 है, तो यहाँ पर मैं मैथ्स एंड फिजिक्स में 4 यहाँ लिख देता हूँ।
ये भी ऐसा हो गया। अब आप समझिए कि मैथ्स पढ़ाने वाले 20 हैं, तो 20 सॉरी क्षमा करिए, मैथ्स पढ़ाने वाले 10 हैं, तो मैथ्स पढ़ाने वाले 10 हैं, तो 10 में से देखो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बचेगा कितना? 6 और आएगा। टोटल 10 का काउंटिंग हो गई मैथ्स वाले सर्कल में। फिजिक्स पढ़ाने वाले 9 लोग हैं, तो 9 में से आप देखिए 4 की काउंटिंग हो चुकी है, तो बचेंगे 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले एक्स पर्सन है, तो टोटल 9 में से -4 माइनस एक्स करूंगा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले 5 माइनस एक्स। एंड आखिरी में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 7 हैं, 7 केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो केमिस्ट्री वाले में एक्स आ चुका है, तो ये बनेगा 7 माइनस एक्स। अब इस तरीके से अब आप जब ने तीनों आपने सर्कल बना लिया, तो आप टोटल काउंट करेंगे, तो देखो टोटल काउंटिंग कैसे हो जाएगी। ये हो जाएगा 6, 4, यहाँ 5 माइनस एक्स, ये एक्स, और ये 7 माइनस एक्स। ये सारे मिलकर के कितने टीचर हैं? 20 टीचर हैं। ऐड करते हैं, चलिए। 6 प्लस 4 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। सारे को मैंने ऐड कर दिया। 6 प्लस 4 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, मैंने सबको ऐड कर दिया। अब ये 20 आया, तो यहाँ पर आपके लिए बनेगा ये, बोलो कितना हो जाएगा? ऐड करते हैं एक बार। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा? और ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, और एक माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू 20। यहाँ से हो जाएगा 22 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इस एक्स के वैल्यू 2 को आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, आपको जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एक्स था, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। आंसर ये ओनली फिजिक्स अगर बोलेंगे, तो यहाँ पर आप रख देंगे 5 माइनस 2 कर देंगे, तो 5 माइनस 2 बचेगा कितना? 5 माइनस 2 करने से 3 लोग बचेंगे, तो ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? तो दोनों आंसर मिल गया। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं, तो काम आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। फिलहाल इस वीडियो में मैंने मोटा सारा हिसाब कर सेट टॉपिक का, और वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा रिवीजन वीडियो। ये फंक्शन एंड रिलेशन टॉपिक को भी एक रिवाइज, ये चैप्टर आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है। मान के चलिए कि आधा पूरा है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट्स।